हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था विविध प्रश्नावली। ठीक है, विविध प्रश्नावली के हमने आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए थे जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मोस्टली हमने बच्चों सभी क्वेश्चंस कराए हैं। तो जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखा तो पहले जाकर उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें बच्चों। ठीक है, आज इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात करने वाले हैं सारडिक की यानी डिटर्मिनेंट्स की बच्चों। अभी बच्चों सारडिक क्या होता है, हम इस टॉपिक के अंदर आज के लेक्चर के अंदर सारडिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक तरीके से सारडिक के टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चैप्टर का हम बेसिक कॉन्सेप्ट कराते हैं उस चैप्टर को कराने से पहले, और आप ये खुद समझदार हैं और समझते भी होंगे कि किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है बच्चों। क्योंकि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो उस चैप्टर के अंदर आने वाली एक्सरसाइजेज में जो भी प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको पढ़ने में, उनको समझने में हमें कोई भी समस्या नहीं आती है बच्चों। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों पूरा देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि चैप्टर बच्चों आपको पूरा समझ में आ जाए। और बच्चों यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, एक तरीके से आव्यूह की ही तरह है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर किसकी, सारडिक की। अब बात करें बच्चों सारडिक क्या होता है, तो देखिए बच्चों सारडिक कुछ और नहीं, एक तरीके से आव्यूह ही है। ठीक है, यानी आव्यूह को ही सारडिक कहते हैं, बस चिन्ह का डिफरेंस आ जाता है। आव्यूह में सारडिक में हम क्या करेंगे बच्चों, सारडिक में हम बस इतना अंतर आता है कि सारडिक में हम किसी आव्यूह की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करते हैं। वहाँ पर आव्यूह में न्यूमेरिकल वैल्यू हम ज्ञात नहीं करते थे। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली आव्यूह ही सारडिक है। अगर हम किसी आव्यूह की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें, यानी उस आव्यूह का आंकिक मान निकालें, तो फिर उस आव्यूह को हम सारडिक कह सकते हैं, जिसको कि हम आव्यूह कह रहे हैं वो एक्चुअली क्या होगा, सारडिक होगा, अगर हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो। ठीक है, तो किसी आव्यूह का आंकिक मान ज्ञात करने को ही सारडिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और उस मान का अपने आप में बहुत महत्व होता है, और वो वैल्यू जो निकल के आती है, जो मान निकल के आता है, उसका गणितीय रूप में अपने आप में बहुत महत्व होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों के सारडिक को और कहाँ यूज होता है, तो सारडिक का जब बच्चों युगपत समीकरण होते हैं ax + by = c टाइप के, ये युगपत जो समीकरण होते हैं बच्चों, इनको भी हम बहुत सुगमता से सॉल्व कर सकते हैं सारडिक की सहायता से। इन युगपत समीकरणों के हम सारडिक की सहायता से न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल मान ज्ञात कर सकते हैं, आंकिक मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। और सारडिक की सहायता से हम आसानी से ये भी पता लगा सकते हैं कि उन युगपत समीकरणों के मान का अस्तित्व है या नहीं है, यानी उन समीकरणों का जो सॉल्व करके जो मान आएगा एक्चुअली वो ज्ञात किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि उन युगपत समीकरणों की वैल्यू का अस्तित्व है भी या नहीं, उसका भी हम इस सारडिक की सहायता से आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए सारडिक की सिंबल की अगर हम बात करें तो आव्यूह में और सारडिक में डिफरेंस मेन क्या है, तो सिंबल का डिफरेंस है, और एक बच्चों कभी कभी ऑर्डर का भी आ जाता है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों सारडिक के चिन्ह के बारे में, चिन्ह, तो सारडिक का जो सिंबल होता है बच्चों, जो चिन्ह होता है बच्चों, तो वो क्या होता है इसका, देखिए ये होता है बच्चों इस तरीके से। ये बच्चों ये सारडिक का चिन्ह है, सिंबल है। जिस तरीके से आव्यूह का हमने आपको प्रतीक पढ़ाया था, चिन्ह पढ़ाया था आव्यूह का। ठीक है, आव्यूह में क्या होता था, ये कॉर्नर हल्के से मुड़े हुए होते थे ब्रैकेट के टाइप से, बट यहाँ सीधे आने वाले हैं। आव्यूह में मुड़े हुए होते थे कोने पे, लेकिन सारडिक में ये सीधे रहेंगे। ठीक है, और इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, ये सारडिक का चिन्ह है, सारडिक का सिंबल है। ठीक है बच्चों, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को कि सर हम कैसे पहचाने कि ये आव्यूह है या सारडिक है।
पढ़ते हैं उस टाइप से तो सिंबल हम पहचान लेते हैं। हम आप भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आराम से पहचान लेते हैं कि आप भी का सिंबल ये है। सार्डिक पढ़ेंगे तो सार्डिक का आराम से पहचान लेंगे कि ये सिंबल सार्डिक का है। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 या 2 मंथ्स, जब हम इनको पढ़ के आगे निकल जाएंगे और फिर दोबारा से वापस आएंगे तो एक कहीं ना कहीं माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये वाला आप व्यू का है यही सार्डिक का है, पर वो कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं बच्चों, इसके बाद आपका कन्फ्यूजन होना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखिए हम इसको बोलते क्या है बच्चों, सार्डिक। 2 तरीके के सिंबल, एक सीधे वाले और एक मुड़े हुए वाले। तो हम इसको देखते हैं, इसको बोलते क्या है बच्चों, सार्डिक। और सार्डिक मतलब सीधा। ट्रिक बना लीजिए यार, सार्डिक सीधा, सार्डिक सीधा। तो मतलब जिसमें सीधे डंडे आते हैं वो सार्डिक का चिन्ह होता है। सार्डिक सीधा, सार्डिक सीधा मतलब सीधे डंडे, बस। तो सीधे डंडे जिसमें आएंगे वो सार्डिक होगा, और मुड़े हुए आएंगे फिर वो कौन होगा, वो फिर आप भी हुई होगा, यू नो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये होता है बच्चों इस सार्डिक का क्रम। मैंने बताया आपको सार्डिक कुछ और नहीं, एक तरीके से आव्यूह ही है। आव्यूह का अगर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करें तो फिर वो एक आव्यूह ही सार्डिक कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो सार्डिक के अंदर हम बेसिकली किसी भी युगपत समीकरणों की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों, ठीक। और उनसे हम ये पता लगाते हैं कि उन युगपत समीकरणों की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो मान निकल के आएगा, एक्चुअली वो निकल के आ भी सकता है या नहीं, उन युगपत समीकरणों के मान का अस्तित्व होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। निकाला भी जा सकता है या नहीं भी निकाला जा सकता, इसका भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक तरीके से अगर हम ये कहें कि सार्डिक का चिन्ह हमने समझ लिया, ये होता है। अगर सार्डिक के क्रम की अगर हम बात करें बच्चों, सार्डिक के क्रम की अगर हम बात करें तो सार्डिक का देखिए क्रम मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमने आव्यूह क्रम पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ सार्डिक का क्रम होता है बच्चों। वहाँ पर हमने पढ़ा था R गुणा C, यहाँ भी बच्चों R गुणा C ही होगा। और R मीन्स बच्चों रो होगा और C मीन्स बच्चों कॉलम ही होगा, ठीक है। और रो मतलब आप समझ गए होंगे पंक्तियाँ, पंक्ति, ठीक है। और ये बच्चों स्तंभ, पंक्ति मतलब इस तरीके से, स्तंभ मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे पंक्ति और स्तंभ क्या है, ठीक है। आप देखिए बच्चों यहाँ पर एक खासियत है बस, हमने आव्यूह में क्या पढ़ा था बच्चों, आव्यूह का जो क्रम होता था वो 5 गुणा 6 भी हो सकता है, 2 गुणा 3 भी हो सकता है, 3 गुणा 3 भी हो सकता है, 2 गुणा 2 भी हो सकता है, 2 गुणा 1 भी हो सकता है, 1 गुणा 3 भी हो सकता है। ऑर्डर मतलब कॉलम और रो दोनों के मान सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, हमने ये पढ़ा था आव्यूह में। बट आव्यूह और सार्डिक के अंदर ये एक मेन बहुत अपने आप में ये डिफरेंस जो है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आव्यूह और सार्डिक में एक बहुत बड़ा अंतर ये है बच्चों कि वहाँ पर जो ऑर्डर होता था आव्यूह का, वो ऑर्डर में रो और कॉलम की संख्या बराबर भी हो सकती थी और अलग अलग भी हो सकती थी। बट स्टूडेंट्स इस सार्डिक में रो और कॉलम की जो संख्या होगी वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती, सेम ही होगी। इट मीन्स दैट वी कैन से स्टूडेंट्स कि ये जो सार्डिक होता है ये वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग, यानी रो और कॉलम की संख्या हमेशा क्या होगी बच्चों, बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, नोट डाल के आप लिख सकते हैं, सार्डिक एक वर्ग आव्यूह होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, वर्ग आव्यूह मीन्स इसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है हमेशा के लिए बच्चों, ठीक है। अगर कोई आव्यूह है, अगर किसी आव्यूह का हमने न्यूमेरिकल मान निकाला और उसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, इट मीन्स वर्ग आव्यूह है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो वो आव्यूह को हम सार्डिक कह सकते हैं। अगर किसी आव्यूह की पंक्ति स्तंभों की संख्या समान नहीं है तो इट मीन्स वो बच्चों आव्यूह होगा, सार्डिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सार्डिक का सिंबल ये होता है, उसका क्रम यानी ऑर्डर R गुणा C ही होता है। R मीन्स रो, C मीन्स कॉलम, लिखा उसको इस तरीके से जाता है। और एक नई बात हमने यहाँ पर ये सीखी कि सार्डिक जो होता है वो एक वर्ग होता है। सार्डिक में हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर आएगी। जब हम एक्सरसाइज के सवाल कराएंगे तो आप वहाँ देखेंगे बच्चों, वहाँ जितने भी सार्डिक मिलेंगे आपको वो सभी वर्ग होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे,
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, या परपेंडिकुलर टाइप का मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। रो और कॉलम की संख्या हमेशा समान मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए ऑर्डर की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर साढ़े का जो ऑर्डर होता है, क्रम, साढ़े का क्रम, तो वो हमने बताया भी आर गुणा सी, यानी रो और पंक्ति। भाई रो मतलब बच्चों एक तरीके से आई तो ये होता है बच्चों, और स्तंभ मतलब बच्चों जे, ये भी चलेगा, ठीक है। आई और जे, आई मतलब पंक्ति और जे मतलब कॉलम, ठीक है, जो हमने लास्ट में भी पढ़े थे। अब बच्चों साढ़िक की अगर हम बात करें क्रम के बारे में, ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट, तो जो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसका जो क्रम होता है, साढ़िक का जो ऑर्डर होता है वो 1 गुणा 1 भी होता है, 2 गुणा 2 भी होता है, 3 गुणा 3 भी होता है, 4 गुणा 4 भी होता है और 5 गुणा 5 भी होता है। 5 के वैसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 तक, 4 गुणा 4 तक भी मिल सकता है एक आध क्वेश्चन। वैसे 3/3 तक ज़्यादा तक रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो साढ़िक का जो क्रम होता है वो 1 गुणा 1 हो सकता है, 2 गुणा 2 हो सकता है, 3 गुणा 3 हो सकता है, होने तो कितना भी हो सकता है। बट ऑर्डर और क्रम और जो क्रम होता है, क्रम में जो पंक्ति और स्तंभ होते हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका क्रम, तो क्रम बच्चों मैंने जैसे बताया आपको 1 गुणा 1 भी हो सकता है, या 2 गुणा 2 भी हो सकता है, या 3 गुणा 3 भी हो सकता है, 4 गुणा 4 भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये साढ़िक का क्रम हो सकता है, यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ, एक पंक्ति एक स्तंभ, वो क्या होगा बच्चों, साढ़िक है। 2 पंक्ति 2 स्तंभ साढ़िक है, और साढ़िक का सिंबल लगा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगर हम मान निकालें किसी साढ़िक का, तो कैसे मान निकालेंगे, जैसे मान लीजिए बच्चों मैं ये साढ़िक का सिंबल आ गया, और 1 गुणा 1 का साढ़िक है, कितने गुणा कितने का, 1 गुणा 1 का, और इसका ऑर्डर क्या है साढ़िक का, कि सर 1 × 1 है। तो क्या होगा, 1 × 1 का साढ़िक कैसा होता है, ऐसा साढ़िक जिसका क्रम 1 गुणा 1 हो, तो वो साढ़िक होगा कैसा, तो वो होगा बच्चों इस तरीके से, ये साढ़िक है, ये 1 गुणा 1 का, यानी एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका क्रम क्या हो गया, 1 गुणा 1। और अगर इसकी हम वैल्यू याद करें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद करें, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगी जो इसमें अंदर लिखा है, अंक 2। ऐसे ही माइनस के 3 भी हो सकता है, एक रो और एक ही कॉलम, तो 1 गुणा 1 हो गया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3 ही आएगी। -4 भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, 1 गुणा 1 है, -4 ही आएगी, ठीक है। आप इसको मॉड मत समझ लेना, ये जो साढ़िक का सिंबल है ये मॉड नहीं है। कंफ्यूजन पैदा होती है कभी कभी कि यार ये तो मॉड है, तो मॉड की खासियत तो ये होती है कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करके देता है, बट ये तो नेगेटिव करके दे रहा है, तो इसीलिए तो ये भैया मॉड नहीं है। अगर ये मॉड होता तो फिर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करके नहीं देता, नेगेटिव क्यों देता है, इट मीन्स दैट वी कैन से स्टूडेंट्स इट इज नॉट मॉड्यूलस, इट इज डिटरमिनेट सिंबल, ठीक है। ये साढ़िक का चिन्ह है, मॉड नहीं है, समझे। तो ये साढ़िक का सिंबल है, 1/1 का साढ़िक है ये। जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो जो अंदर अंक का मान लिखा है वही इसका एक्चुअल में साढ़िक मान होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे कि 1 गुणा 1 का साढ़िक जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसका अंकिक मान होता है, वो उसके अंदर लिखा हुआ अंक ही होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कंफ्यूज मत पैदा कर लेना कि ये साढ़िक नहीं मॉड है, ठीक है। तो बेसिकली 1 गुणा 1 का हम बहुत कम पढ़ते हैं, मिलता भी नहीं है। बेसिकली जो पढ़ते हैं ज़्यादातर हम बच्चों साढ़िक के जो क्रम की वो 2 गुणा 2 से पढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों अब हम यहाँ पे बात करें 2/2 के साढ़िक की, ठीक है। 1/1 का तो आप समझ गए कि 1/1 का साढ़िक, उसमें एक ही एलिमेंट होगा और जो एलिमेंट होगा वही उस साढ़िक का अंकिक मान होगा। अगर हम बात करें 2/2 का, बेसिकली हम बच्चों 2/2 के साढ़िक के बारे में पढ़ते हैं, 1/1 का नहीं पढ़ते हैं, आता ही नहीं है। 2/2 से स्टार्ट होता है। वैसे आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे बुक के अंदर वो 2/2 के साढ़िक के ज़्यादा मिलेंगे, 3/3 के मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों 2/2 के साढ़िक की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका हम अंकिक मान कैसे ज्ञात करेंगे 2/2 के साढ़िक का। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास मान लीजिए युगपत समीकरण है, युगपत समीकरण कैसे बच्चों, ये वाले मैंने अभी युगपत समीकरण के बारे में बताया ना आपको, युगपत समीकरण 2/2 के लिए बात करेंगे हम। तो 2/2 के लिए युगपत समीकरण जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, a1x + b1y = 0, ये समीकरण 1,
और a2x प्लस b2y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, अब इसका हम ये हमारे पास युगपत समीकरण है 2। तो अब इनको इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं बताया था ना, जो सारणिक होता है वो युगपत समीकरण के आंकिक मान ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। यानी सारणिक की सहायता से हम किसी युगपत समीकरणों का मान भी आसानी से ज्ञात बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, किन्हीं दो युगपत समीकरणों के सारणिक विधि से आंकिक मान ज्ञात करने के लिए कंडीशन क्या होगी। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ से आप ऐसा कीजिए, समीकरण 1 से x और y को आप विलोप कीजिए। विलोप मतलब यहाँ से x और y को यहाँ से हटाइए, विलोपन कीजिए उसका। विलोपन मतलब प्रतिस्थापित, एक तरीके से उसको विलोप कर लीजिए, दूसरी साइड में ले जाइए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये a1x प्लस b1y बराबर 0 है, तो ऐसे विलोप हम कैसे करने वाले हैं बच्चों, इसको तो आप इसको ले जाइए बच्चों उधर। तो a1x बराबर माइनस के b1y। ठीक है, तो a1x अपॉन a1x बराबर माइनस के b1y। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे बच्चों, इस y को ले आओ डिवाइड में, इस y को ले आओ डिवाइड में, यानी x अपॉन y, इस ये y इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा सिर्फ माइनस के b1, और इधर ये a गुणा में है, इसको डिवाइड में भेज दो तो ये a1, यानी यहाँ से ये x और y विलोप कर दिए हमने। तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के b1 अपॉन a1। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों इससे भी विलोप कर लीजिए आप, यानी a2x बराबर, इसको ले जाओ उधर, तो माइनस के b2y। तो यहाँ x के नीचे y को ले आओ, और यहाँ माइनस b2 के नीचे a2 को ले जाओ, तो ये विलोप करके यहाँ से ये भी x अपॉन y का मान आ गया, तो ये भी x अपॉन y का मान, ये भी x अपॉन y का मान। इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, बराबर हो जाएंगी। यानी कि ये हो जाएगा आपका b1 a1 बराबर माइनस के b2 a2। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, तो क्या आएगा b1 a2 बराबर a1 b2, या इसको आप चाहें तो a1 b2 बराबर b1 a2 भी लिख सकते हैं, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, क्योंकि वो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो वो भी नेगेटिव, नेगेटिव कट जाएगा, फाइनली यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो निकल के आया इसको आप इधर ले आइए, तो a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर क्या बचा 0। ये जो कंडीशन निकल के आई है बच्चों, ये किसी भी युगपत समीकरणों के मान ज्ञात करने की कंडीशन है। यानी 2 अगर हमारे पास इस टाइप के युगपत समीकरण हैं और उनका हमें आंकिक मान ज्ञात करना है सारणिक विधि से, ठीक है, तो इस कंडीशन के आधार पर, इस कंडीशन से हम इन युगपत समीकरणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। आप कहेंगे सर वो कैसे, तो देखिए वो ऐसे, जैसे आपको 2 युगपत समीकरण दे रखे हैं, तो आप पहले युगपत समीकरण की कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y बराबर 0 से, तो a1 b1 निकाल लोगे मान, ऐसे a2 b2 का मान यहाँ से निकाल लोगे, और यहाँ पर a1 की जगह a1 का मान, b1 की जगह पे b1 का मान, और a2 b2 की जगह b2 का मान, a2 की जगह a2 का मान लगा देंगे आप, और सॉल्व करके बच्चों जो भी आपका मान आएगा, सॉल्व करके जो भी आपका मान आएगा वही इन युगपत समीकरणों का आंकिक मान होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, और हम सारणिक की हेल्प से युगपत समीकरण के आंकिक मान ही ज्ञात करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे बच्चों। अब अगर हम कहें कि सर हम तो इसको सारणिक की फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको, तो सारणिक की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे सारणिक रूप में, इसको सारणिक रूप में लिखना। देखिए बच्चों ये आपका सारणिक है, तो हम इसको लिखेंगे a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2 बराबर 0, इस तरीके से। यानी इस कंडीशन को अगर हम सारणिक की सिंबल के अंदर लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए, तो अगर आपके पास 2/2 का युगपत समीकरण आ गए, या इस तरीके से उनके कॉफिशिएंट एक्स वाई के कॉफिशिएंट की वैल्यू दे दी और उनको आपने अरेंज कर लिया सारणिक की फॉर्म में, तो वहाँ से आंकिक मान कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो बहुत सिंपल है। देखिए बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप सबसे पहले,
तो इसका गुणा इसमें होगा 2/2 के लिए सिर्फ ये बच्चों, 2/2 के लिए, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें होगा तो A1B2 माइनस इसका गुणा इसमें होगा A2B1, इसका इसमें A1B2, इसका इसमें B1A2 या A2B1 भी कह सकते हैं आप भाई, A1B2 और यहाँ B1A2 भी आप कह सकते हैं, A2B1 भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर 0 ये। तो वापस हमें वही कंडीशन मिल गई, देखो बच्चों, ठीक है, वापस हमें वही कंडीशन मिल गई। तो अगर आपको 2/2 का सारणिक दे रखा है और आप उसका आंगिक मान ज्ञात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट तो आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें और घटा दीजिए, इसका इसमें गुणा करके जो आए उसको इसका गुणा इसमें करके आए को घटा दीजिए। ये जो गुणा करके आएगा इसमें से A1 का गुणा B2 में करेंगे, जो गुणा करके आएगा उसमें से A2 का गुणा B1 में होगा, जो आएगा उसको घटा देंगे और जो फाइनली आएगी वैल्यू वही इस सारणिक का आंगिक मान होगा, ठीक है। तो क्लियर समझ में आया आपको? अगर 2/2 का सारणिक होगा तो उसका हमें आंकिक मान कैसे ज्ञात करना है, इसमें डायरेक्ट निकालने का तरीका है। अगर आप कहें कि सर ये तो डायरेक्ट हो गया, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रोसेस क्या होगा। देखिए 2/2 का सारणिक होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम उसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से। कैसे हम उसमें बच्चों क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। भाई ये क्या है, यहाँ पर इस सारणिक के एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पहली रो के पहले और दूसरे एलिमेंट, दूसरी रो के दूसरे और पहले और दूसरे एलिमेंट, ठीक है बच्चों। तो एक तरीके से ये एलिमेंट क्या है बच्चों, ये पहली रो का है, पहली रो में आ रहा है और पहली कॉलम में आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, A11 कहेंगे एक तरीके से। भाई ये जो पहला एलिमेंट होता है 2/2 का, ये पहली रो में आ रहा है और पहली कॉलम में आ रहा है, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि A11 क्यों कह सकते हैं इसको, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी A1 की, तो इसकी पोजीशन होगी एक तरीके से A11। वो कैसे कि पहली ही तो रो है और पहला ही कॉलम है, इसलिए A11 कहा हमने। इसकी अगर मैं बात करूं तो A12, अब आपने इसको 12 क्यों कहा सर, क्योंकि ये पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, वरना आप देख लीजिए पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये नंबर आए हैं बच्चों। इसकी अगर हम बात करें A2 की क्या होगी तो A21 के 21 क्यों, क्योंकि ये जो पहला नंबर होता है ये पंक्ति होती है, ये मैंने आपको आप भी मैं बताया था, और ये दूसरा नंबर स्तंभ होता है। तो ये 21 इसलिए कि दूसरी पंक्ति और 1 इसलिए कि पहले स्तंभ में आ रहा है। और B2 की क्या होगी पोजीशन, क्या होगी B2 की पोजीशन क्या होगी, ये होगी आपकी A22 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से हम यहाँ दे रखे हों A11 पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रसार करें तो कैसे करेंगे, A11 B1 A11 B1 A11 A12, ठीक है बच्चों, A21 A22 ये हैं, ये एक वर्ग आप भी हुआ बच्चों, ठीक है। और हम इसका प्रसार करना चाहते हैं एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। और बेसिकली बच्चों हम इस सारणिक का जो प्रसार करते हैं बेसिकली R1 के सापेक्ष ज्यादातर करते हैं, वैसे कर तो आप R2 के सापेक्ष भी सकते हैं, C1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, C2 के सापेक्ष भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम प्रसार करते हैं बच्चों बेसिकली वो R1 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों प्रसार करेंगे यानी R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो वो किस तरीके से करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है बच्चों प्रसार करने का, उस चीज़ को आप समझिए। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर जो प्रसार होगा एक्चुअली वो एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ एलिमेंट। वो कैसे बच्चों, देखिए ये जो हमारा एलिमेंट है मैंने आपको बताया ये 1 है, ये 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है। 1 मतलब मैंने बता दिया आपको, 1 मतलब पहली रो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 1 2 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और 2 2 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल आते हैं बच्चों इनकी पोजीशन के अनुसार, कैसे देखिए यहाँ पर हम एक -1 लेते हैं बच्चों, -1, और इस -1 की पावर जो होती है वो इस एलिमेंट की पोजीशन होती है। कैसे, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है 1 1 यानी पहली रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1 आएगा, ठीक है। और किस एलिमेंट के सापेक्ष कर रहे हैं हम, इस एलिमेंट के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये आएगा A11।
और इनटू, यानी इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो ये एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, और -1 की पावर इस एलिमेंट की पोजीशन, यानी 1 + 1, पावर क्या होगी 1 + 1। तो अब देखिए जब हम करते हैं प्रसाद तो कैसे करते हैं, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस एलिमेंट के ऊपर नीचे के और आगे पीछे के, इस एलिमेंट के ऊपर नीचे के और आगे पीछे के जितने भी एलिमेंट है वो सब कट जाते हैं। यही तरीके से आप कह सकते हैं कि हम छुपा लेते हैं, भाई इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सबको छुपा लो, तो बचा क्या, तो बचा A22, तो अंदर क्या आएगा A22। इस तरीके से हम R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हमने किया, तो पहला एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप प्रसार करते हैं वो एलिमेंट भी आता है, और उस एलिमेंट के ऊपर नीचे और आगे पीछे के छुपा लो, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दो, और आगे -1 की पावर उस एलिमेंट की पोजीशन के नंबर, तो उस एलिमेंट की पोजीशन के नंबर क्या है 1 और 1, तो 1 + 1 किसकी पावर -1 की पावर, ठीक है। अब दूसरे पे आए तो प्लस इस एलिमेंट के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले -1 की पावर इस एलिमेंट की पोजीशन के नंबर, यानी -1 की पावर क्या 1 और 2, तो क्या आ जाएगा 1 + 2। भाई यहाँ पर क्या था 1 1 था तो 1 + 1, यहाँ माइनस की पावर 1 1 था तो 1 + 1, यहाँ -1 की पावर 1 2 है तो 2 + 1, और किस एलिमेंट के पोजीशन कर रहे हैं, किस एलिमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये एलिमेंट आएगा A12, और इस एलिमेंट के आगे पीछे और ऊपर नीचे के सबको छुपा लो, यानी ये छुपा लो ये छुपा लो, तो बचा क्या A21 बचा, तो A21 बराबर 0। तो फाइनली अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -1 की पावर 1 + 1 यानी 2, और 2 एक सम संख्या है, तो माइनस के किसी भी नंबर की पावर अगर सम संख्या होती है तो वो प्लस का आता है, तो -1 की पावर 2, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो गया बच्चों आपका एक तरीके से A11 A22, और यहाँ पर -1 की पावर विषम संख्या आ रही है, और -1 की पावर विषम संख्या होती है तो चिन्ह आता है माइनस का, और माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया A12 A21 बराबर 0, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो ये कंडीशन निकल के आएगी, और ये कंडीशन एक तरीके से सेम है, बस यहाँ पे पोजीशन नहीं थी, यहाँ 1 1 पोजीशन आ गई है, ये अंतर है बच्चों, ठीक है। और हमने सबकी जगह ए ले लिया, इसलिए आपको ए दिख रहे हैं। तो अगर आप किसी 2x2 के सारणी का प्रसार करेंगे तो इस तरीके से आप करेंगे। एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 2x2 के सारणी का प्रसार कैसे करने वाले हैं। जैसे बच्चों ये आपको एक सारणी दे रखा है 5 4 3 2, तो इसकी पोजीशन क्या है, पहले एलिमेंट की सिर्फ पहली रो पहले कॉलम में आ रहा है तो A11, पहली रो दूसरे कॉलम में आ रहा है तो A12, दूसरी रो पहले कॉलम में आ रहा है तो A21, दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ रहा है तो A22, ठीक है। अब इसका हम प्रसार करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, किसी भी सापेक्ष कर दो, R1 के सापेक्ष कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सिंबल किसका आएगा, देखिए यहाँ पर जो सिंबल आएगा -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, और किस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 5, तो यहाँ पे आएगा ×5, तो इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे के सबको छुपा लो, तो बचा क्या 2 बचा, तो ×2 फिर प्लस, फिर इस पर आए तो A12 को मतलब क्या है बच्चों, A12 को मतलब है कि -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। और अब इस एलिमेंट के ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सबको छुपा लो, और इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो आएगा ही आएगा, और इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सबको छुपा लो, तो बचा क्या 3 बचा, तो ×3, और फाइनली इक्वल 0 आएगा, चल बराबर 0 चलेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों -1 की पावर 1 + 1 सम संख्या है, -1 की पावर सम संख्या तो 1 ही आएगा, और 5 2 = 10, फिर यहाँ पर -1 की पावर विषम संख्या तो -1 आएगा, यानी चिन्ह आएगा माइनस का, और 4 दिया 12, तो फाइनली कितना हो गया कि -2 आ गया, कितना आ गया -2, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस सारणी की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई -2। तो समझ गए आप, किसी 2x2 के सारणी का हम जो है प्रसार किस तरीके से करते हैं, और इन चीज़ों का विशेष महत्व है। ये सिंबल कैसे आ रहे हैं, ये सिंबल आ रहे हैं इन एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब कहेंगे सर ये बड़ा रगड़ा है सिंबल का, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं बच्चों। क्या, देखिए यहाँ पर क्या सिंबल आएगा, ये आपको -1 1 + 1 नहीं लिखना हर बार, क्यों नहीं लिखना, और लिखने को तो लिखे देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
थोड़ा झंझट सा रहता है यार, क्या ये लिख रहे हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, आपको ये -1 की पावर 1+1 या 1+2 का लड़ाई खत्म हो जाएगा। कैसे? डायरेक्ट सिंबल आप लगाएंगे। कैसे बच्चों? देखिए, अगर पावर सम आएगी तो प्लस आएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि नीचे -1 ही रहना है हमेशा। अरे पावर सम आएगी तो क्या आएगा? प्लस, और पावर का विषम आएगी तो सर माइनस आएगा, तो बस। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1, तो 1 और 1 क्या हो गया? 1 और 1 सम संख्या तो क्या आएगा? प्लस। 1 और 2 विषम संख्या तो क्या आएगा? माइनस। यहाँ 2 और 1 विषम संख्या तो क्या आएगा? माइनस। और यहाँ 2 और 2 सम संख्या तो क्या आएगा? प्लस। तो बस ये 2/2 के साढ़े के सिंबल हो गए। यानी 2/2 का साढ़े किस फॉर्म में चलता है? कि सर प्लस माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है। समझ में आया? बस देखिए प्लस था यहाँ पे, सर प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्रसार करेंगे। तो 2/2 के साढ़े का जो चलता है, 2/2 का जो साढ़े चलता है वो किस फॉर्म में चलता है? प्लस माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है। क्योंकि यहाँ पर 1 1 आता है तो इसलिए प्लस, यहाँ 1 2 आता है तो विषम आती है संख्या तो इसलिए माइनस, और यहाँ 2 1 तो यहाँ भी विषम आती है इसलिए माइनस, और यहाँ 2 2 सम आती है इसलिए प्लस। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार किया, अगर आप R2 के रेस्पेक्ट में करते तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल था। बस यहाँ पे सिंबल क्या है? माइनस था, माइनस रहता, यहाँ प्लस का प्लस रहता। अब अगर इसके रेस्पेक्ट में तब भी प्लस माइनस रहता, इसके रेस्पेक्ट में करते तो पहले माइनस बाद में प्लस आता। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप 2/2 के साढ़े का मान निकाल लेंगे प्रसार करके बच्चों। अगर हम 3/3 की बात करें, 3/3 की बात करें, ठीक है, तो उसका क्या होगा? जैसे मान लीजिए 3/3 के युगपत समीकरण दे रखे हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। ये 3 युगपत समीकरण दे रखे हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। वही ऐसे लिख दिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 कि सर इनके सिंबल कैसे आएंगे? तो बहुत सिंपल, ये क्या है भैया? ये 3/3 का है, 3/3 का है, तो ये a11 a12 a13, क्योंकि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। यहाँ पर बच्चों ये क्या आएगा? ये a22 a22 नहीं, a21, क्योंकि दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। ऐसे ये क्या होगा? a22 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये a23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये a31 3 क्यों? a31 क्यों? तीसरी रो पहला कॉलम, 32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, 33 तीसरी रो तीसरा कॉलम। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम प्रसार करेंगे तो क्या कंडीशन निकल के आएगी? तो बस कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दीजिए। तो ये किस फॉर्म में चलेगा बच्चों? 1 1 1 मतलब प्लस, 1 2 विषम यानी माइनस, 1 3 सम मतलब प्लस, यहाँ पे 2 1 विषम मतलब माइनस। ठीक है भाई, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आने वाला था? ये प्लस था ना, प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे 2 2 सम मतलब प्लस, यहाँ 2 3 विषम मतलब माइनस, यहाँ 3 1 सम मतलब प्लस, 3 2 विषम मतलब माइनस, 3 3 सम मतलब प्लस। तो एक तरीके से 3/3 का जो साढ़े चलता है किस फॉर्म में चलता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है। प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे? R1 के रेस्पेक्ट में देखिए, सबसे पहले अब आप यहाँ पे -1 की पावर 1+1 मतलब लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो? ये सिंबल, बस आपको क्या दिखाना है? 1 1 है, सम आ रही है ना घात, बस तो प्लस। अब इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आने वाला है। अब ये गया और ये गया भाई, ये गया और ये गया भाई। जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में करते हैं उसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब चले जाते हैं। तो बचे कौन से? ये चारों बचे, इनका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें b2 c3 और बीच में आता है बच्चों माइनस, ध्यान रखिएगा बीच में क्या आता है? माइनस। अब इसका इसमें तो b3 c1, ठीक है। फिर यहाँ पर आए तो चिन्ह कैसा आया कि सर माइनस आ रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में करना है तो b1 आ जाएगा। अब इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब गए, ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब गए। तो बच्चे कौन कौन से थे? ये 4 एलिमेंट बचे बच्चों। इनका करो a2 का c3 में तो a2 c3 माइनस इसका फिर इसमें a3 c1, ठीक है। और यहाँ पर प्लस आएगा, अब क्या आएगा? प्लस। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? c1 के। तो इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब कुछ गया,
बचे कौन से 4, ये 4, इनका करो A2 का B3 में, तो A2 B3 माइनस इसका इसमें A3 B2, इस तरीके से बच्चों ये आपका इसका प्रसार आ जाएगा 3/3 के सारडेक का। तो आपने देखा बच्चों 3/3 का सारडेक हम किस तरीके से प्रसार करने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है 3/3 के सारडेक में। बस सिंबल आपको देखिए क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ सिंबलों पर फोकस कीजिएगा। और आपको ये मैं बता दिया है कि क्यों आ रहे हैं प्लस माइनस, ये आप समझ गए ना, प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं भाई, 2/2 का सारडेक होगा। अगर 2/2 का सारडेक होगा तो किस फॉर्म में चलेगा वो चलेगा साहब प्लस माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में। और अगर 3/3 का होगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बात खत्म। इसमें शुरू हो जाओ, स्टार्टिंग प्लस से होनी है, एक बार प्लस एक बार माइनस, 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 एक बार प्लस। लेकिन 2/2 का होगा तो वहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में चलेगा। अब ये क्यों प्लस माइनस आ रहा है आप समझ रहे होंगे, एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 1 होता है और 1 जोड़ के सम संख्या आ रही है, सम संख्या, और ये 1 2 होता है उसको जोड़ के क्या आ रही है बच्चों, विषम संख्या, इसीलिए माइनस। तो आपको जल्दी कॉन्सेप्ट कैसे फोकस करना है शॉर्ट ट्रिक में, सम संख्या तो प्लस, विषम संख्या तो माइनस, बात खत्म। यहाँ पे 2 1, तो 2 1 एक विषम संख्या है इसीलिए माइनस आ रहा है, ये 2 2 एक सम संख्या, और यहाँ 1 + 1 1 + 2 1 + 3, आप देखिए यहाँ सम विषम सम, फिर यहाँ पे विषम, फिर यहाँ सम, फिर यहाँ पे विषम, फिर यहाँ सम, फिर यहाँ पे विषम, और फिर यहाँ पे सम, इसीलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आना है। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको बस ध्यान ही रखना है कि 2/2 का सारडेक जो होता है वो प्लस माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है, और 3/3 का होता है वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इनके सिंबल को समझ गए होंगे। ठीक है, अब बच्चों एक थ्योरम और है इसमें सॉरी, एक थ्योरम और है बच्चों, एक तरीके से इस प्रमेय को आप समझ लीजिए। थ्योरम क्या है बच्चों, वो प्रमेय क्या है, कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, वो एक तरीके से देखिए। जैसे मान लीजिए कि माना हमारे पास A व B 2 n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं। क्या है, वर्ग आव्यूह हैं। ठीक है, 2 आव्यूह हमारे पास A और B, और दोनों के क्रम क्या है, n है, मतलब वर्ग हैं, समान क्रम के हैं और वर्ग हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इन आव्यूहों का सारडिक मान ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक बच्चों अचर संख्या और है, तथा एक अचर संख्या मान लीजिए k है। ठीक है, यानी 2 n क्रम के A और B वर्ग आव्यूह हैं और एक अचर संख्या k है। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों A बराबर KB की फॉर्म में, A बराबर KB की फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, और हम फिर इनका सारडिक मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सारडिक मान, डिटरमिनेट वैल्यू। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो जब हम इनका सारडिक मान ज्ञात करेंगे तो इस A का सारडिक का मान जो है वो इस KB के सारडिक मान के बराबर होगा। A का सारडिक मान इस KB के सारडिक मान के बराबर होगा। ठीक है, अगर किसी अचर संख्या से गुणा B में कर दें तो इस A का जो सारडिक मान होगा वो इस अचर संख्या का इसमें गुणा करने के बाद जो आएगा हमारे पास आव्यूह जो आएगा उसके सारडिक मान के बराबर होगा। और इनका क्रम क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया कि n गुणा n है, या n क्रम के एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ से जब बच्चों इसमें से, इस सारडिक में से ये अचर संख्या बाहर निकलेगी, ये बाहर निकलेगी, तो ये कैसे निकलेगी, ये बात मेन है। जब इस सारडिक में से ये अचर संख्या बाहर निकलेगी तो ये जो है इसका जो क्रम है उसको अपनी पावर बना के बाहर निकलेगी। ठीक है, इन दोनों आव्यूहों का जो क्रम था उस क्रम को
खुद की पावर बना के बाहर निकलेगी ये अचर संख्या इससे। कैसे? देखिए ऐसे, ये के बाहर निकलेगा, तो के कैसे निकलेगा? इसका जो क्रम था उसको अपनी पावर बना लेगा, यानी n, और ये सारणिक p, इस तरीके से। तो अगर ये कंडीशन है बच्चों, ये आपको याद करनी है कि अगर किसी अचर संख्या से किसी सारणिक में गुणा हो रहा है, तो अगर उस अचर संख्या को हम बाहर निकालना चाहते हैं तो वो निकल तो आएगी, लेकिन कैसे निकलेगी कि जो उस सारणिक का क्रम है वो उस संख्या की पावर बन के बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये आप थ्योरम समझ जाइएगा। जैसे और भी कह सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि सारणिक A बराबर यहाँ पर लिखा है 5b, और इनका क्रम क्या है कि क्रम 2 गुणा 2 है, क्रम क्या है कि 2 गुणा 2 है। तो यहाँ से अचर संख्या जो 5 है ये बाहर कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल आ जाएगा, लेकिन ये 5 जो आएगा ये पावर जो है ये 2 बन के निकलेगा। ये मेरा समझाने का मकसद है, तो आप समझ गए बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारणिक चैप्टर का। इसको आप अगर आप पूरा देख लेंगे तो आने वाली एक्सरसाइज अच्छे से आपको समझ में आने वाली हैं, और चैप्टर का आपने यहाँ पे एक तरीके से मीन्स भी समझ लिया कि क्या होता है सारणिक, किस किस का इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, और किस तरीके से हम सारणिक का प्रसार करते हैं, 2x2 का हो, 3x3 का हो, या 1x1 का हो, तो कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, शुरू से लेकर लास्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट्स पर, अदर स्टूडेंट्स पर जो हमसे कनेक्ट हैं उन पर भी और अदर पर भी बच्चों आप जो है इसको शेयर कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं बच्चों, एक्चुअली एक ट्रेजेडी हो गई क्या कि हमारी सिम हो गई ख़राब। क्या? सिम हो गई ख़राब। जितने लोग मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट में थे वो सब मुझसे जुदा हो गए अब। तो इसीलिए बच्चों आप सभी स्टूडेंट, व्हाट्सएप नंबर मेरा वही पुराना वाला है 8923824554। ठीक है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन से मैं व्हाट्सएप पे जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि सिम ख़राब हो गई है, सही होने में 1 दिन लग जाएगा, अभी सही होके आएगी। और सभी लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से एक ग्रुप बना दूंगा, बिकॉज ग्रुप वगैरह सब डिलीट हो गया, कुछ नहीं रहा फ़ोन के अंदर, फॉर्मेट हो गया फ़ोन। ठीक है बच्चों, एक तरीके से कुछ भी नहीं रहा फ़ोन के अंदर, तो वो सब कुछ दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिन लोगों के पास था अच्छी बात है, नहीं था वो नोट कर लेना। इस पर आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और फेसबुक पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ वही मेरा शीलेंद्र कुमार के नाम से आईडी है। आप वहाँ पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा। और हम एफबी पर भी वीडियोस भेजते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, पूरा देखा करो, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकें बच्चों। ठीक है, वॉचिंग टाइम बहुत कम आ रही है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Peace.